नमस्कार साथियों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि रोज सुबह 7 बजे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से लेके आते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो कन्फ्यूजन होते हैं उन सबको हम दूर करते हैं और एग्जाम में किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं उन सब के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। क्लियर है दोस्तों? आज हमारे पास में टॉपिक है दैट इज कॉल्ड विटामिन के। वन बाय वन करके जैसे हमारे पास में टाइम मिलता है हम एक एक जो है वो विटामिन को लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। विटामिन के बारे में जो है बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, हालांकि हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जो है वो उसके अंदर शामिल किया गया है, तो इसको हम लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो इसको हम पढ़ते हैं। आज हमारे पास में जो है वो 220 नंबर की जो है वो क्लास फिनिश होने वाली है, यानी कि जो हमने आपसे वादा किया था 1 जनवरी 2025 को कि रोज सुबह 7 बजे हम जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में आपकी क्लास लेके आएंगे और इसको हम अभी तक कंटिन्यू बनाए हुए रखे हैं। ठीक है, और 220 नंबर की क्लास जो है वो आज हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है, जल्दी ही हम 365 का टारगेट जो है वो अचीव करेंगे और बिल्कुल करेंगे। आप बस हमारे साथ साथ चलते रहिए, जो जो आपके डाउट है वो सारे यहाँ पे क्लियर होते रहेंगे। फिर भी आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है वो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा पढ़ सकते हो, कुछ क्लास से रिलेटेड इंप्रूवमेंट करना है वो भी आप बता सकते हो। इसको हम जो है वो तहे दिल से स्वीकार करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलते हैं आज का टॉपिक, उसको हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड विटामिन के। टॉपिक बहुत ईजी है, क्लास के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं, एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछाएंगे, उन सबको जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर जो है बिल्कुल इस यहाँ पे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछाते हैं, कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है। स्ट्रेट में ये पूछा जाता है कि विटामिन टी के जो है वो कौन से पार्ट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा जो है वो एब्जॉर्ब होता है, कौन सा विटामिन के जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, किस तरीके से जो है वो इसकी मैकेनिज्म है, बच्चों के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, या फिर जो ज़्यादा एंटीबायोटिक थेरेपी देने से विटामिन कैसे कैसे अफेक्ट होता है, एंटीकोकुलेंट विटामिन के किसका होता है। तो ये वन बाय वन करके चीज़ें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर से जो है वो पूछे जाते हैं। सबको हम लेंगे, सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, आप बस ध्यान से क्लास को जो है वो अटेंड कीजिए। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ले लेते हैं विटामिन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों विटामिन के जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। वैसे आपको पता ही है कि जो हमारे पास में विटामिन है, ठीक है, तो विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास में फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो जो हमारे पास में बी एंड सी है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, डायरेक्ट बी नहीं लिखेंगे हम, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, विटामिन सी, ये जो है वो हमारे पास में वाटर सोल्यूबल होते हैं। उसके अलावा ए डी ई के, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। क्लियर है? तो ये जरूर ध्यान रखना, बी और सी जो है वो हमारे पास में वाटर सोल्यूबल है और ए डी ई के जो है वो हमारे पास में फैट सोल्यूबल है। ठीक है, ये तो बेसिकली आपको पता ही है। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि जो हमारे पास में वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। ठीक है, जब भी चाहिएगा तब हमें लेना ही पड़ेगा। तो एक तो एडवांटेज ये है कि वो स्टोर नहीं होंगे तो टॉक्सिसिटी उनकी नहीं होगी, तो ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है भाई? जब लेंगे तभी हमारा काम चलेगा, जब नहीं लेंगे तो फिर डिजीज खोज हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन इज विटामिन के इज फैट सोल्यूबल विटामिन असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, कोगुलेशन एंड बोन हेल्थ। ठीक है, यानी कि विटामिन के जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों? फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, और जो कि असेंशियल है किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अभी हम फैक्टर देखेंगे, आपने देखा होगा कि टोटल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 13 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो 13 फैक्टर के अंदर हमारे पास में जो सेकेंड नंबर का फैक्टर है, 9 नंबर का है, 10 नंबर का फैक्टर है, ये सारे के सारे 7 नंबर का फैक्टर है। इसके सिंथेसिस के लिए जो है वो विटामिन के जरूरी होता है। ठीक है, अगर विटामिन के नहीं होगा तो सिंथेसिस नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज हम क्लियर करके पढ़ेंगे, तभी तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो दोस्तों। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करके आप पढ़ोगे तो कोई भी चीज आप भूल नहीं पाओगे। अब तक आपने देखा कि विटामिन के जो है वो क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल होता है।
बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है, लेकिन अगर जिनको पता है तो क्यों होता है वो भी चीज जानिए, और जिनको पता है फिर भी तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो बच्चों में हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि विटामिन के इंटेस्टाइन में भी बनता है, ठीक है। हम बाहर से तो लेते ही हैं, लेकिन जो हमारे पास में एक विटामिन के तीन टाइप है, तीन अलग अलग जो है वो प्रॉपर्टीज कैटेगरी है। तो उसमें जो हमारे पास में एक कैटेगरी ऐसी होती है जो इंटेस्टाइन के अंदर बनती है, एक जो है लेब के अंदर बनती है, और एक जो है वो हम प्लांट से लेते हैं। तो सबके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास में विटामिन के क्या है दोस्तों, विटामिन के जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, और ये हमारे पास में ब्लड क्लोटिंग दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन में जो है वो हेल्प करती है, और बोन हेल्थ को जो है वो बनाती है। क्लियर है? देन उसके बाद इट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर इन द लीवर, ठीक है। यानी कि ये जो है वो हमारे पास में एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है, किसमें? सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। जो हमारे पास में क्लोटिंग फैक्टर है कितने होते हैं दोस्तों? 13 जो है वो हमारे पास में फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। उस 13 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 2 नंबर, 7 नंबर, देन 9 नंबर, 10 नंबर, इनको जो है वो हमारे पास में ये जो है वो सिंथेसिस में हेल्प करता है। अभी सारी चीज आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में विटामिन के का बेसिकली इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ विटामिन के। विटामिन के जो है वो कितने टाइप हैं? ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन से जो है वो टाइप होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके टाइप क्या होते हैं बेसिकली, सारे इनके सोर्स भी अलग होते हैं, कार्य भी अलग होते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिकली 3 टाइप है, K1, K2, K3। देखो कितना ईजी है याद करना, K1, K2, K3, ठीक है। K2 हिमालय वाला K2 नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास में विटामिन के टाइप है, K1, K2, K3। K1 को जो है वो किस नाम से जानते हैं दोस्तों? K1 को जो है वो पोलिक्यूनिन के नाम से जानते हैं, या फाइलोक्यूनिन के नाम से जो है वो जानते हैं। समझ में आ गया? फाइलोक्यूनिन। और ये सिर्फ जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उन्हीं में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गई, यानी कि प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास में मेन डाइटरी फॉर्म है। जितने भी हम विटामिन के लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है वो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के द्वारा ही जो है वो लिया जाता है। क्लियर है? सेकंड आ जाता है हमारे पास में मेनाक्विनोन, ठीक है। सेकंड आ गया मेनाक्विनोन, ठीक है। ये जो है वो गट बैक्टीरिया, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। फर्मेंटेड फूड होता है उनमें प्रेजेंट होते हैं, और जो इंटेस्टाइन के अंदर जो है बैक्टीरिया होता है उनके अंदर होता है मोर एक्टिव इन बोन एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। बोन एंड ब्लड वेसल्स में ये जो है वो एक्टिव रहते हैं। और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर लंबे समय तक हम एंटीबायोटिक थेरेपी लेंगे, ठीक है, लंबे समय तक एंटीबायोटिक थेरेपी लेंगे तो उसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा? विटामिन K2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन K2 की डेफिशिएंसी क्यों? या कई बार पूछा जाता है कि लंबे समय तक एंटीबायोटिक थेरेपी लेने से कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? फाइलोक्विनिन की, मेनाक्विनिन की, या मेनाडिनोन की? तो दोस्तों मेनाक्विनिन की जो है डेफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास में इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया है, ठीक है, वो उसको बनाता है, ठीक है। तो K1 जो है वो हमें ग्रीन लेफी वेजिटेबल से बनता है, K2 जो है वो हमारे पास में इंटेस्टाइन से बनता है, और तीसरा आ जाएगा दैट इज कॉल्ड मीनाडिनोन। मीनाडिनोन जो है वो सिंथेसिस यानी कि लैब के अंदर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ये सिंथेसिस होता है, नॉट फॉर ह्यूमन यूज। ये बेसिकली ह्यूमन यूज के लिए काम में नहीं लेता, और ये टॉक्सिक इन हाई डोज। वैसे जो है वो अगर इसकी ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म मैंने आपको बता दी, K1, K2, K3, फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन एंड मेनाडिनोन। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ विटामिन के। विटामिन के जो है वो क्या क्या फंक्शन है? तो ऑलरेडी जो है वो हमने डेफिनेशन के अंदर जो है वो देख लिया है। क्या देखा है? डेफिनेशन के अंदर हमने देखा है कि ये हमारे पास में क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड क्या करता है दोस्तों हमारे पास में? ये हमारे पास में जो बोन होती है मिनरलाइजेशन उसमें हेल्प करता है, ब्लड वेसल्स में हेल्प करता है, और सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो ये सारे काम इसके हो गए। अब बताओ कहाँ रटना पड़ा? अगर हमने डेफिनेशन ही अच्छी तरीके से देख लिए तो फिर क्या रटना पड़ा? डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया था, ये देखो सारी चीज मैंने आपको डेफिनेशन में बता दी थी कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, बोन हेल्थ बनाता है, और क्लोटिंग फैक्टर में मैंने आपको बता दी 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इनको सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसको हम डिटेल से ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग में क्या करता है? हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब टोटल क्लोटिंग फैक्टर तो कितने होते हैं?
जो हम टोटल की बात करें तो टोटल तो जो है हमारे पास में 13 फैक्टर होते हैं, और क्लोटिंग फैक्टर के ऊपर भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर क्लास ले रखी है। पूरी बाकायदा मैंने आपको निमोनिक्स बता रखा है, ठीक है, पूरी की पूरी जो है वो मैंने आपको निमोनिक्स बता रखा है, ठीक है। कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं उसको मैंने बता रखा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास में जो है वो टोटल क्लोटिंग फैक्टर आ गए 13, ठीक है, और इसकी मैंने आपको जो है बाकायदा निमोनिक्स बता रखी है, ठीक है। निमोनिक्स कौन कौन से थे वो मैं अगर बात करूं तो दोस्तों मैंने आपको बताया था फिट पैंट, टाइट कॉलर एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन, ठीक है, लूज सेट एंड कॉल सीनियर प्लीज हैव फन, ठीक है। अब ज्यादा मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लास जो है ले रखी है। मैंने आपको निमोनिक्स बताया था कि दोस्तों कोई फ्रेशर पार्टी चल रही है, उसमें जो है वो हमारे पास में कोड क्या था, कोड था हमारे पास में फिट पैंट, यानी कि पैंट जो है वो बिल्कुल फिट पहननी है, एंड टाइट कॉलर, कॉलर को जो है बिल्कुल टाइट रख के आना है, एंड ल्यूज सेट, शर्ट को जो है बिल्कुल ल्यूज रखना है, ठीक है, ल्यूज सेट। देन उसके बाद फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज सेट एंड कॉल सीनियर्स, सीनियर्स को बुला दो और उनको को प्लीज हैव फन, आप भी जो हो मजे लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में फैक्टर थे। फैक्टर फर्स्ट था हमारे पास में फिब्रिनोजन फिट पैंट, ठीक है। सेकंड था हमारे पास में प्रोथ्रोम्बिन, पी से आ जाएगा पैंट। फैक्टर थर्ड था टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टी से आ जाएगा टाइट, ठीक है। फैक्टर फोर था हमारे पास में कैल्शियम आयन, सी से आ जाएगा कॉलर। फैक्टर फाइव था हमारे पास में लेबाइल फैक्टर, इससे आ जाएगा ल्यूज। फैक्टर सिक्स एब्सेंट होता है, सेवन आ गया हमारे पास में स्टेबल फैक्टर, इससे आ जाएगा शर्ट, ठीक है। फैक्टर एट हमारे पास में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इससे आ जाएगा एंड। फैक्टर नाइन था क्रिसमस फैक्टर, इससे आ जाएगा कोल, सी से। फैक्टर टेन था स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, इससे आ जाएगा सीनियर्स। एंड फैक्टर 11 दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीडिसेंट, इससे आ जाएगा प्लीज, पी से प्लीज। और 12 आ जाएगा हैगमैन फैक्टर, ऐसे आ जाएगा हैव। एंड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर थर्ड है प्लीज हैव फन। तो ये हो गया हमारे पास में फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज सेट एंड कॉल सीनियर प्लीज हैव फन, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो जितने भी हमारे पास में क्लोटिंग फैक्टर हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर है, उसमें हमारे पास में याद रखना दोस्तों सेकेंड नंबर, ठीक है, याद रखना सेकेंड नंबर दैट इज कॉल्ड 7 नंबर, ठीक है, एंड 9 नंबर एंड 10 नंबर, जो मैंने आपको वहां पे भी बताया था 2 7 9 10। इनका सिंथेसिस जो है वो कौन करवाता है, विटामिन के करवाता है। ये विटामिन के जो है वो इनका सिंथेसिस करवाता है। सेकेंड नंबर का कौन सा था दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन। 7 नंबर का कौन सा था दोस्तों हमारे पास में, 7 नंबर का हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्टेबल फैक्टर। 9 नंबर का कौन सा था, दैट इज कॉल्ड क्रिसमस फैक्टर। और 10 नंबर का कौन सा था, स्ट्रोएट प्रोवर फैक्टर, ठीक है। यही तो है, देख लीजिए, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं रटाना, ठीक है। ये देखो 7 नंबर था हमारे पास में स्टेबल फैक्टर, 9 नंबर था हमारे पास में, सॉरी 8 पे मैंने टिक लगा दिया। 7 नंबर था हमारे पास में स्टेबल फैक्टर, सेकंड नंबर था हमारे पास में प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। 9 नंबर था क्रिसमस फैक्टर, ठीक है, और 10 नंबर था स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी। तो इन फैक्टर के सिंथेसिस के लिए विटामिन के जो है वो एसेंशियल है। नेक्स्ट आता है बोन मेटाबॉलिज्म। बोन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास में एक्टिवेटेड कैल्सिटोनिन प्रोटीन करता है, जो कि बोन मिनरलाइजेशन के लिए हेल्प करती है, बोन की सही तरीके से जो है वो शेप में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है वेस्कुलर हेल्थ। वेस्कुलर हेल्थ में क्या करता है दोस्तों, कि जो हमारे पास में आर्टरी के अंदर कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्शियम पार्टिकल्स हमारे आर्टरी के अंदर जम जाते हैं, उनको रोकता है, उनको जमने से रोकता है, प्रिवेंट आर्टियल कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन को जो है वो रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग होता है एड्स इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, ठीक है, यानी कि जब इंजरी हो जाती है तो उसमें हमारे पास में ब्लीडिंग को जो है वो कंट्रोल करता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में विटामिन के जो है वो फंक्शन है, आई थिंक याद रह जाएगा। बोन मिनरलाइजेशन करता है, आर्टरी के अंदर कैल्सिफिकेशन को रोकता है, देन ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, और जो हमारे पास में क्लोटिंग फैक्टर थे उनका सिंथेसिस करवाता है। क्लोटिंग फैक्टर भी कौन कौन सा, सेकेंड नंबर प्रोथ्रोम्बिन, 7 नंबर दैट इज कॉल्ड स्टेबल फैक्टर, 9 नंबर क्रिसमस फैक्टर एंड 10 नंबर स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, इनको जो है वो सिंथेसिस करता है। तो ये जो है वो हमारे पास में क्या आ गए दोस्तों, फंक्शन आ गए। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज का सोर्सेस ऑफ विटामिन के। विटामिन के कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार के विटामिन है, विटामिन K1,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइलोक्विनिन। इसका सोर्सेज क्या है, जो ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स वो है। सेकेंड नंबर था विटामिन K2, दैट इज कॉल्ड मेनोक्विनोन। वो हमारे पास में था दोस्तों कि जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मेनोक्विडिन, वो हमारे पास में सिंथेसिस या लेब के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में K1, जिसको हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, और ये प्लांट बेस्ड होता है, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे स्पिनिच, ठीक है, देन केले, ब्रोकाई, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो हम बेसिकली जो है वो पालक वगैरह, ब्रोकाइल वगैरह, कैबेज, ये सब चीज़ें जो है वो यूज करते हैं। एंड वेजिटेबल्स ऑयल्स जैसे सोयाबीन एंड कैनोल, इसमें जो है विटामिन K1 जो है वो प्रेजेंट होता है। K1 हो गया। सेकेंड हम ले लेते हैं K2। K2 था हमारे पास में मेनाक्विनोन। मेनाक्विनोन के बारे में मैंने बताया था कि ये बेसिकली जो है हमारे पास में इंटेस्टाइन में बनता है, यानी कि एनिमल बेस्ड होता है, इंटेस्टाइन के अंदर बनता है, या फिर फर्मेंटेड फूड होते हैं उनके अंदर बनता है। तो दोस्तों जैसे हमारे पास में लीवर है, एग योल्क है, चीज है, फर्मेंटेड फूड है, और गट बैक्टीरिया इन कोलन सिंथेसिस स्मॉल अमाउंट, ठीक है, वहां पे भी जो है वो बनता है। तभी एग्जाम में कई बार पूछा था कि बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर इंटेस्टाइन इतनी एक्टिव नहीं होते, तो उनमें विटामिन K की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, तो विटामिन K का जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है, अगर आपको याद हो। तो अब पता चलेगा कि बच्चों में डिलीवरी के टाइम पे विटामिन K का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं। ट्रेनिंग टाइम पे लगाया भी होगा, नहीं लगाया तो देखा होगा, या नहीं देखा तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नियोनेट्स में या इन्फेंट में जो है वो हम विटामिन K का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं। वो इसी लगाते हैं क्योंकि गट जो है वो इतनी एक्टिव नहीं होती है, तो वो उसको सिंथेसिस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में K2। लास्ट था हमारे पास में जो ह्यूमन में प्रेजेंट होता नहीं है, ठीक है, सिंथेसिस वाला, तो उसी की टॉक्सिसिटी होती है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDI की अगर हम बात करें कि कितना जो है वो हमें विटामिन K जो है वो चाहिए होता है, तो दोस्तों अगर इन्फेंट बच्चा है 0 to 6 मंथ का है, तो उसमें 2 माइक्रोग्राम जो है वो हमारे पास में जो है वो चाहिए होता है। चिल्ड्रंस अगर 1 to 8 ईयर के बच्चे हैं तो उसमें 30 to 55 mcg जो है वो विटामिन K प्रेजेंट होता है। mcg पर डे है, ठीक है, मिलीग्राम जो है वो पर डे प्रेजेंट होता है। एडल्ट मैन की अगर हम बात करें तो 120 मिलीग्राम जो है वो पर डे चाहिए होता है। एडल्ट वुमन की बात करें तो 90 मिलीग्राम प्रेजेंट चाहिए, और जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन है उसमें 70 to 90 मिलीग्राम जो है वो पर डे विटामिन K जो है वो जरूरत होती है। क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है विटामिन K की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या क्या चीज हो सकती है। तो ऑफ कोर्स विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वही चीज होगी जो ये फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है, बोन मिनरलाइजेशन का काम करता है, ब्लड को क्लोट करने का काम करता है, और हमारे पास में जो है वो जो क्लोटिंग फैक्टर है उसके सिंथेसिस का काम करता है। तो ये चीजें करेगी, तो इसकी वजह से विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। अब विटामिन डेफिशिएंसी जो है वो क्या क्या डिजीज हो सकती है, और विटामिन की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है, विटामिन K की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है, उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों न्यूबॉर्न जैसे कि इमेच्योर लीवर है या नो गट बैक्टीरिया है, ठीक है, यानी कि इमेच्योर लीवर है, ठीक है, लीवर जो है वो अगर मेच्योर तरीके से नहीं हुआ तो सिंथेसिस कैसे करेगा, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो मेच्योर नहीं है, तो उसके अंदर जो है वो विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये हम कोजेज पढ़ रहे हैं, अभी डिजीज हमारे पास में नेक्स्ट आएगी। देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीबायोटिक, जो मैंने आपको बार बार बताया था, अगर हम लंबे समय तक ओरल एंटीबायोटिक का यूज करेंगे तो ये क्या करेगी दोस्तों, हमारे पास में जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं उनको मार देगी। अब इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास में नॉर्मल फ्लोरा भी प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा इन द सेंस कि वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उनको कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा, और वो बैक्टीरिया बेसिकली जो है वो क्या करवाते हैं दोस्तों, विटामिन K का सिंथेसिस करवाते हैं। अगर हमने ओरली बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ले लिया है तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि वो जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट था वो किल हो जाएगा। अब वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा तो वो सिंथेसिस नहीं कर पाएगा विटामिन K का, ठीक है, और विटामिन K का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आता है फैट माल एब्जॉर्वेशन। फैट मेल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो दोस्तों लीवर डिजीज हो जाए या सीलिक डिजीज हो जाए, तो एन के प्रकार अगर लीवर में प्रॉब्लम आ रही है तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है विटामिन K एंटागोनिस्ट, ठीक है, यूज ऑफ विटामिन K एंटागोनिस्ट जैसे वारफेरिन जो है वो एंटी कोकुलेंट के रूप में काम में आता है, और वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन K होता है, या हम कह सकते हैं विटामिन K का एंटीडोट जो है वो वारफिन होता है।
और एंटीडोट भी मैंने ऑलरेडी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखे हैं। अब आप कहोगे कि सर हर बार जो है वो क्लास लेते हैं तब कहते हैं ये टॉपिक भी मैंने करवा रखा है, ये टॉपिक भी मैंने करवा रखा है, ये भी मैंने करवा रखा है। तो दोस्तों आज हमारे पास में 220 नंबर की क्लास है, और 220 नंबर की क्लास का मतलब है कि 220 19 क्लासें हमने ऑलरेडी कर ली है। अब उस 219 में हमने कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं, और कोई भी चीज झूठ नहीं है, आप सर्च करोगे तो दोस्तों सीधा यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पे आपको टीएनसी नर्सिंग मिलेगा। टीएनसी नर्सिंग को सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छी बात है। और अगर नोटिफिकेशन का बेल आइकन है तो रोज सुबह आपके पास में नोटिफिकेशन भी आ जाता होगा। अगर नहीं है तो आप उस बेल का आइकन को प्रेस कीजिए, वहां पे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको टीएनसी बुलेट सीरीज देखने को मिलेगा। वहां से 1 नंबर से लेके अब तक हमने जो भी क्लासेस ली है वो वहां पे बिल्कुल सेव है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, और आपको डेफिनेटली मिलेगी कि कोई भी चीज जो है वो झूठ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में विटामिन के जो है वो कुछ कोजेज हैं, जैसे कि न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर गट बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होते, और लीवर भी जो है वो इमेच्योर होता है। लंबे समय तक अगर आपने एंटीबायोटिक यूज ले लिया है तो वो हमारे पास में जो नॉर्मल बैक्टीरिया वो किल हो जाएंगे। एंड फैट माइल ऑब्जॉर्वेशन और ज्यादातर विटामिन वारफेरिन का अगर यूज ले लेंगे तो भी विटामिन के की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर है। देन उसके बाद अगर हमारे पास में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो दोस्तों वही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो 1 बाय 1 करके जो है वो सिम्टम्स हम ले लेते हैं। पहले हम सिस्टम लेंगे, देन उसके सिम्टम्स लेंगे। सिस्टम हमने लिया, दैट इज कॉल्ड ब्लड सिस्टम। तो दोस्तों ब्लड में क्या होगा? इजी ब्रेशिंग, ब्लीडिंग गम्स, नोज ब्लीड, हेवी मेंस्ट्रुएशन, यानी कि एन के एन प्रकार हमारे पास में जहां कहीं पे भी ब्लीडिंग हो सकती है वहां पे हो जाएगा। इजी ब्रेशिंग, हम ब्रश करेंगे तो वहां पे हमें खून दिखाई देगा, ठीक है, जैसे। और जो हमारे पास में गम्स है वहां से खून आना चालू हो जाएगा। थोड़ी सी कोई चीज होगी या नाक से भी जो है वो खून बहना, नोज ब्लीडिंग या एपिटैक्सिस हम कह सकते हैं। हैवी मेंस्ट्रुएशन, यानी कि एमसी के टाइम पे जो है वो ज्यादा ब्लड लॉस होगा, ठीक है। तो एन के एन प्रकार जहां कहीं पे भी हमारे पास में ब्लड से रिलेटेड चीजें होती है वहां पे ब्लड लॉस जो है वो ज्यादा होगा। स्किन सिस्टम या हम कहें इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो दोस्तों वहां पे पिटेची एंड इकाइमोसिस। इकाइमोसिस क्या होता है कि आपने देखा होगा कई पर्सन पे जो हो छोटे छोटे लाल लाल कलर के जो हो दाने से दिखते हैं, वो इकाइमोसिस है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास में छोटे छोटे जो हो वो हेमरेज के क्लोट, एक तो होता है हेमरेज लार्ज स्केल पे, नॉर्मली क्या होता है छोटे छोटे जो है वो हमारे पास में धब्बे बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्मॉल हेमरेज, ठीक है। तो इकाइमोसिस या स्मॉल हेमरेज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो पिटेची और इकाइमोसिस या हम कहें स्मॉल हेमरेज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। देन सीवियर क्या हो सकता है दोस्तों? सीवियर क्या होगा कि हमारे पास में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी चालू हो जाएगी, और ये बहुत ज्यादा सीरियस है। रेयर मिलती है बट सीरियस है, ध्यान रखना। ये जो है वो हमें रेयर देखने को मिलेगी बट सीरियस है, ठीक है, सीवियर है। अगर एक बार चालू हो गया तो आपको पता ही है कि ये डेथ का जो है मेन कारण बन सकते हैं। हालांकि ये जो है बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ब्लड के अंदर हमने डिस्कस कर लिया, वहां पे हमें ब्लड जहां कहीं पे भी ब्लड जो है वो क्लॉट जल्दी से नहीं होता है। स्किन के अंदर हमने देखा पिटेची इकाइमोसिस जो है हमें देखने को मिलेगा, एंड सीवियर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो ये सिम्टम्स हमें विटामिन के की डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में स्पेशल केस, जो कि विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो स्पेशल केस में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो है वो न्यू बॉर्न में होती है। न्यू बॉर्न में क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बच्चे जब डिलीवरी होते हैं या बच्चे न्यू बॉर्न कंडीशन में होते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है इंटेस्टाइन इतनी एक्टिव नहीं होती है, और इंटेस्टाइन इतनी एक्टिव नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास में नॉर्मल फ्लोरा है या जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो प्रोटीन के का जो विटामिन के का जो है वो सिंथेसिस नहीं कर पाते। अब विटामिन के का सिंथेसिस नहीं कर पाते तो स्पेशली जो है वो डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें हम जो है वो विटामिन के जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्पेशल केस में क्या होता है, हेमरेजिक डिजीज होती है ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में हेमरेजिक डिजीज होती है, क्यों होती है? विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन के की डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि उसके इंटेस्टाइन एक्टिव नहीं है, इसलिए नॉर्मल फ्लोरा जो है वो विटामिन के नहीं बना पा रहे।
ठीक है। न्यूबॉर्न हैव लो विटामिन के स्टोर। ठीक है। दूसरी चीज, एक तो विटामिन के बन नहीं रहा है इंटेस्टाइन में, दूसरा वो विटामिन के को स्टोर भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि लीवर जो है वो इमेच्योर है, लीवर जो है वो हमारे पास में इमेच्योर है। ठीक है, इसकी वजह से, तो लीवर इमेच्योर की वजह से विटामिन के जो है वो स्टोर भी नहीं हो रहा। तो दो कंडीशन होगी, एक तो बन भी नहीं रहा है, दूसरी चीज अगर थोड़ा बहुत बन भी रहा है तो वो स्टोर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसकी वजह से हेमरेजिक डिजीज और हमारे पास में ये चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, रिस्क फॉर ब्लीडिंग इन ब्रेन, इंटेस्टाइन एंड अम्बिलिकल स्टम्प। तो वहां पे इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, कि दोस्तों वही कंडीशन, ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो हो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, और जो अम्बिलिकल स्टंप है, यानी कि जहां पे अम्बिलिकल कोड को हमने काटा था और वो चीज लगाई थी, तो वहां पे जो है वो ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। मैंने कहा था ना, ये देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी, तो वहां पे जो है वो स्पेशल केस में यहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो चालू हो जाएगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया था, और वो लगाया था 1 mg IM एट बर्थ। ध्यान रखना, एट बर्थ जब इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, एट बर्थ अगर हमारे पास में इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो लगाया जाता है 1 mg IM लगाया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद एडल्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, एडल्ट डोज की अगर हम बात करें तो एडल्ट में लगाते हैं हम 10 mg। ठीक है, IM भी लगा सकते हैं और IV भी लगा सकते हैं स्लो। ठीक है, दोनों लगा सकते हैं, स्लो IV या डाइल्यूट। ठीक है, स्लो या डाइल्यूट। ठीक है, इस कंडीशन में जो हम लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि स्पेशल केस में, और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन के का जो है इंजेक्शन लगाया था, तो विटामिन के का जो है वो इंजेक्शन लगाया था एट बर्थ लगाया जाता है, तो वो 1 mg IM ही लगाया था, उसमें हम IV नहीं देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो एट बर्थ लगाया जाता है, 1 mg IM लगाया जाता है। अगर हम एडल्ट में देंगे, ठीक है, जैसे मान लो मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम हो, या आपको, आप भी एडल्ट हो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो ब्लीडिंग से रिलेटेड, तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो 10 mg IM लगाया जाता है, या IV भी लगा सकते हैं डाइल्यूट करके, या स्लो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1 mg 10 mg का जो हो कंफ्यूजन दूर हो गया। ध्यान रखना, बच्चों में लगाएगा 1 mg, एडल्ट में लगाएगा 10 mg। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम क्लियर करके लेते हैं, इसीलिए तो आपके लिए बुलेट सीरीज रखी गई है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरीके का जो है वो ना हो। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग करवाता है, इसलिए किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, नेक्स्ट आएगा डायग्नोसिस। ठीक है, कैसे हम जो है वो विटामिन के की डेफिशिएंसी का जो है वो डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जितने भी हमारे पास में कोगुलेशन प्रोफाइल है, ठीक है, या बायोकेमिस्ट्री कोगुलेशन प्रोफाइल है, उसके द्वारा हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास में, जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, ठीक है, वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग जो है वो कितना होता है हमारे पास में दोस्तों, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो हमारे पास में होता है 9 से लेके जो है वो 11.30 सेकेंड्स का होता है, या हम कहें तो दोस्तों काफ़ी एग्जाम में जो है वो 11 से लेके 16 सेकेंड जो है वो इसका दिया गया है, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, वो एलिवेटेड हो जाएगा। नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वो जो है वो हमारे पास में 1 to 1.2 होता है। ठीक है, नॉर्मल जो है हमारे पास में 1 से लेके 1.2 होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सेकेंड, मिनट, घंटा, ऐसा कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट, क्लोटिंग फैक्टर ऐसे, क्लोटिंग फैक्टर ऐसे देखेंगे तो दोस्तों आपको पता है टोटल हमारे पास में जो है वो 13 फैक्टर हैं, लेकिन अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें किस किस फैक्टर में अल्ट्रेशन आएगा, तो दोस्तों उसमें सेकंड नंबर में आ जाएगा, 7 नंबर में आ जाएगा, 9 में आ जाएगा, 10 नंबर में। ये जो हमारे फैक्टर हैं, इन फैक्टर में जो है वो अल्ट्रेशन आ जाएगा अगर विटामिन के की जो है वो डेफिशिएंसी है। एंड विटामिन के लेवल इन सीरम वेरी लेट, ठीक है, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, विटामिन के का जो है वो लेवल चेक करते हैं, हालांकि वेरी रेयर कंडीशन में है, बहुत माइन्यूट चीज होती है, इतना सिग्निफिकेंटली हम विटामिन के को जो है चेक नहीं कर पाते। बेसिकली आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, देन INR है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन है, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो हम अगर क्लोटिंग फैक्टर ऐसे देखेंगे वो चीज़ें हो जाएगी, ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारे पास में बायोकेमिस्ट्री या कोगुलेशन प्रोफाइल है वो डी रेंज होगी, वो दिक्कत करेगी। क्लियर है?
नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन के की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आप किस तरीके से जो है वो ट्रीट करोगे। तो ट्रीट मैंने आपको दोस्तों बता दिया है, ठीक है। अब हम तीनों कंडीशन को लेंगे। माइल्ड डेफिशिएंसी में हम क्या करेंगे, देन सीवियर डेफिशिएंसी में क्या करेंगे, और न्यूबॉर्न प्रोफाइलेक्सिस या न्यूबॉर्न के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं दैट इज कॉल्ड माइल्ड डेफिशिएंसी। माइल्ड डेफिशिएंसी में हम क्या करते हैं दोस्तों, ओरल विटामिन के सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फाइडोटोनिडोनिन आता है, वो देते हैं, तो विटामिन के ओरली देते हैं। अगर स्टार्टिंग फेज है या विटामिन के की जो है वो थोड़ी बहुत ही डेफिशिएंसी हो रही है तो हम जो है वो विटामिन के ओरली दे सकते हैं। देन सीवियर डेफिशिएंसी होगी तो सीवियर डेफिशिएंसी में हम क्या करते हैं दोस्तों, आईएम और आईवी विटामिन के जो है वो दिया जाता है, और वो मैंने आपको बता दिया था, वो दिया जाता है हमारे पास में 10 mg दिया जाता है, ठीक है। और भी ज्यादा दे सकते हैं, 10 mg का जो है वो एम्पूल जाता है, इसको हम आईएम में भी दे सकते हैं और या फिर जो है वो आईवी भी दे सकते हैं, स्लो या हम कहें डाइल्यूट, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो दे सकते हैं। एंड न्यू बोर्न प्रोफाइलेक्सिस में मैंने आपको बताया था 1 mg विटामिन के आईएम दिया जाता है एट बर्थ, ठीक है। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एट बर्थ विटामिन के का जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आपने निकू के अंदर या डिलीवरी वार्ड के अंदर जो है वो ड्यूटी की है, ओबी गायनी के अंदर ड्यूटी की है, तो आपको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि बच्चों के अंदर जब पैदा होते हैं तब विटामिन के का जो है वो आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। क्लियर है। तो ये इसका बेसिकली ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन के की डेफिशिएंसी हो रहा है तो विटामिन के इंजेक्शन लगा दो, अगर माइल्ड डेफिशिएंसी है तो ओरली दे दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास में विटामिन के एंटागोनिस्ट। विटामिन के एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट कार्य करने वाला, उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। यानी कि विटामिन के जो काम करता है उसके अगेंस्ट जो चीज होगी वो होगी हमारे पास में एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट जो है वो हमारे पास में वारफरिन जो है वो एंटागोनिस्ट होता है विटामिन के का, ठीक है। एंड अदर एंटीकोगुलेंट ब्लॉक द विटामिन के एक्टिविटी, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है वो एंटीकोगुलेंट होते हैं जो कि विटामिन के की एक्टिविटी को जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, ब्लो कर देते हैं। उसमें हमारे पास में टॉप मोस्ट है वारफेरिन। आपने देखा होगा दो प्रकार के जो है वो हमारे पास में एंटीकोगुलेंट होते हैं, एक होता है हेपेरिन और एक होता है वारफेरिन, ठीक है। तो वारफेरिन के एंटीकोगुलेंट के रूप में हम क्या देते हैं दोस्तों, वारफेरिन के एंटीडोट के रूप में हम क्या देते हैं दोस्तों, विटामिन के देते हैं। ऐसे हमारे पास में एक आता है दैट इज कॉल्ड हिपेरिन। तो हिपेरिन के जो है वो हमारे पास में क्या देते हैं दोस्तों, प्रोटामिन, प्रोटामिन सल्फेट देते हैं, ठीक है। प्रोटामिन सल्फेट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाती है। तो जो वारफेरिन है हमारे पास में वो विटामिन के का एंटीकोगुलेंट है, या हम कहें एंटीडोट है, और विटामिन के का एंटीडोट वारफेरिन है, वारफेरिन का एंटीडोट जो है विटामिन के है। ध्यान रखना। यूज इनकी बात करें कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन के रूप में एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, ये जो क्लोटिंग है उसमें हम काम में कर सकते हैं। क्योंकि जब विटामिन के ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लोट हो जाएगा, तो इसको हम डाइल्यूट करने के लिए हम क्या कहते हैं, वारफेरिन देते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, टॉपिक क्या है हमारे पास में, विटामिन के एंटागोनिस्ट। विटामिन के एंटागोनिस्ट इन द सेंस जब हमारे पास में विटामिन के इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड क्लोट ज्यादा होने लग जाएगा, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ए विटामिन के। और तो इसके लिए उसके अगेंस्ट काम करने वाला जो है वो हम सब्सटेंस देखेंगे, और अगेंस्ट काम करने वाला हमारे पास में क्या चीज है दोस्तों, वारफेरिन है, ठीक है। तो ये वारफेरिन इस कंडीशन में दिया जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास में विटामिन के की वजह से हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, तो हम वारफेरिन देते हैं। एंड पेशेंट ऑन दीज ड्रग्स मस्ट अवॉइड एक्सेसिव विटामिन के कैन लीड रिड्यूस इफेक्ट, ठीक है। पेशेंट कुछ ऐसी ड्रग्स ले सकता है जिसमें विटामिन के ज़्यादा है, तो उसमें भी हम जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं या वारफेरिन जो है वो दे सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन के टॉक्सिसिटी। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास में विटामिन होते हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उनकी टॉक्सिसिटी कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये हमारे पास में वाटर सोल्यूबल है और इनकी कभी भी जो है वो टॉक्सिसिटी नहीं होती है। लेकिन जो फैट सोल्यूबल है, ए डी ई के, इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास में लीवर के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, उनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। एडवांटेज तो ये हो गया,
ठीक है, कि इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती, वाटर सोल्यूबल की, फैट सोल्यूबल की होती है। डिसएडवांटेज क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। डिसएडवांटेज क्या है कि ये जब स्टोर होते हैं तो आगे इन फ्यूचर में काम में आ सकते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन अगर आप नहीं लोगे कुछ दिन तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास में जो है वो स्टोर है, ठीक है। लेकिन वाटर सोल्यूबल तो स्टोर नहीं है, तो टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, लेकिन उनकी फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर आप नहीं लोगे तो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं नेचुरल फॉर्म, यानी कि K1 और K2। ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, इवन इन लार्ज अमाउंट में होते हैं, और बेसिकली जो है वो इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है, ठीक है। बाकी सिंथेटिक K3 आता है, जिसको हम मेनाडिन के नाम से आते हैं, कैन बी टॉक्सिक। ये लीवर डैमेज कर सकता है, हेमोलाइटिक एनीमिया कर सकता है, स्पेशली इन इन्फेंट्स, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि बेसिकली हमारे पास में K1 एंड K2 की तो डेफिशिएंसी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। अगर ये स्टोर हो भी जाए तो ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर लार्ज अमाउंट में स्टोर हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। विटामिन K और विटामिन K2, ठीक है, दोनों के दोनों अगर स्टोर हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई हार्म नहीं करेंगे, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो हमारे पास में K3 है, मेनाडोनिन, वो सिंथेटिक था। विटामिन K1 तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल रहा था, जिसको हम प्लांट विटामिन के नाम से जानते थे। K2 जो है वो हमारे पास में इंटेस्टाइन से तो था, नॉन वेज से मिल रहा था, ठीक है, जिसको जो जो हमारे पास में जो है वो एनिमल सोर्सेज के नाम से जान रहे थे, ठीक है। ये दोनों के दोनों नॉन टॉक्सिक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विटामिन K3 था, मेनाडोनिन था, वो हमारे पास में सिंथेटिक था, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास में लैब में बनाया जाता है, और ये जो है वो हमारे पास में टॉक्सिक होता है, जो कि लीवर को जो है वो डैमेज करता है, और स्पेशली किस में करता है दोस्तों? इन्फेंट के अंदर करता है। ये होगी विटामिन K की टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल यूज ऑफ विटामिन K। विटामिन K का क्लिनिकली जो है वो क्या यूज है? तो ऑफ कोर्स आपको बताइए कि जब बच्चों में ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करता है, तो प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग इन द न्यूबॉर्न, ये भी यूज है, ठीक है। यानी कि हमारे पास में बच्चों के अंदर ब्लीडिंग होने की संभावना ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि विटामिन K डेफिशिएंसी है। विटामिन K की डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया सही तरीके से काम नहीं करे, तो उसमें हम विटामिन K लगा के इंजेक्शन लगाते हैं, तो प्रिवेंट ब्लीडिंग इन न्यूबॉर्न। सेकेंड आता है रिवर्सिंग वॉरफेरिन ओवरडोज, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो एंटी कोकुलेंट है वॉरफेरिन, उसकी ओवरडोज हो जाती है, तो उसकी ओवरडोज को भी कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? विटामिन K के जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने बताया था कि वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन K, और विटामिन K का एंटीडोट क्या है? वारफेरिन। तो दोस्तों वारफेरिन के जो है वो ओवरडोज होता है, तो एंटीडोट के रूप में हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजिंग विटामिन K डेफिशिएंसी। विटामिन K की डेफिशिएंसी होती है तो भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज रिलेटेड ब्लीडिंग। लीवर डिजीज से रिलेटेड जो भी ब्लीडिंग होती है उसको भी हम विटामिन K के द्वारा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्लिनिकल यूजेज थे विटामिन K के। अब आ जाता है विटामिन K के जो है वो क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो विटामिन K के जो है वो हमारे पास में फंक्शन के रूप में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, इसको विटामिन K के फंक्शन K से ही रिलेट किए गए, हालांकि चीजें अलग है। कोगुलेशन, कोगुलेशन वैसे C से शुरू होता है, लेकिन याद रखने के लिए आप कह सकते हो कोगुलेशन कैल्शियम फॉर बोन। मैंने आपको कहा था कि विटामिन K क्या करता है दोस्तों? कोगुलेशन करवाता है, और कैल्शियम, ठीक है, फॉर बोन, बोन मिनरलाइजेशन यही तो करवाता है। मैंने ये तो बताया था, बोन मिनरलाइजेशन करवाता है, ठीक है। जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तभी भी मैंने बताया था। तो कैल्शियम याद रखना एंड कोगुलेशन याद रखना, हालांकि ये K से शुरू करें जबकि होते C से हैं, बट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कोगुलेशन करता है, ब्लड क्लोटिंग करवाता है, एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करवाता है, बोन हेल्थ करवाता है, ठीक है। तो ये कोगुलेशन और कैल्शियम करवाता है, ठीक है। ये दोनों के आगे कोगुलेशन एंड कैल्शियम। फटाफट जो है वो विटामिन K की समरी ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले विटामिन K था हमारे पास में, वो फैट सोल्यूबल विटामिन था। इसके 3 प्रकार के K1, K2 एंड K3। K1 जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, K2 बैक्टीरियल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, K3 जो है वो सिंथेटिक लैब में अंदर जो है वो बनाया जाता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये ब्लड क्लोटिंग में, बोन हेल्थ में जो है वो हमारे पास में वर्क करता है। सोर्सेज की बात करें तो K1 जो है वो लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, K2 इंटेस्टाइन में या फर्मेंटेड फूड में प्रेजेंट होता है, K3 जो है वो लेब के अंदर प्रेजेंट होता है, बाहर से हम जो है वो ले सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। डेफिशिएंसी कोजेज क्या हो सकता है दोस्तों? ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, स्पेशली इन न्यूबॉर्न। क्यों मिलेगी वो मैंने बहुत बार बता दिया है। न्यूबॉर्न प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, 1 mg विटामिन के आफ्टर बर्थ दिया जाता है, IM दिया जाता है, ठीक है।
और एडल्ट्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, एडल्ट में प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 10 mg दिया जाता है। IM भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं, स्लो दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज की बात करें तो 90 to 1 mcg पर डे जो है वो एडल्ट की डोज होती है। टॉक्सिसिटी किसकी हो सकती है, तो दोस्तों बहुत रेयर जो है वो देखने को मिलती है, और वो K3 की टॉक्सिसिटी मिलती है। K1 और K2, K1 एंड K2, ठीक है, ये दोनों अगर स्टोर हो भी जाएं बट ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। ये अगर जमा हो भी जाए बट ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक, ठीक है। तो K1 एंड K2 भी स्टोर होते हैं, लेकिन ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। K3 वाला जो है वो टॉक्सिक होता है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को जो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। कल सुबह 7 बजे फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप कमेंट करेंगे, ये हमारे लिए रियल मोटिवेशन है। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हो, बट बताने से पहले आपको एक बार जो है वो बुलेट सीरीज में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना है, क्या पता वो टॉपिक पहले कंप्लीट हो चुका हो। तो इसी के साथ आज से अलविदा लेते हैं, और क्लास कैसे लगी उसके बारे में दोस्तों जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।